नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने परमाणु, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु का द्रव्यमान, उसका मात्रक, 1 से लेकर 20 तक तत्व, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता, और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी है। यहां से पहले वाले वीडियोस को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लिए हैं तो अब आने वाली चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। तो बिना किसी देरी से मैं आपको और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। पीछे वाली जो बातें मैंने आपको बताई है उसको साथ में कनेक्ट करते हुए देखिए। एक चीज आप ध्यान में रखें कि मैंने आपको 4 कोष बताए हैं। पहला कोष जिसमें एक उपकोष होता है और उस उपकोष का नाम है एस। देखिए, दूसरा है नेक्स्ट जो कोष है वो है 2, फिर क्या है 3 और फिर क्या है 4। पहले वाले को क्या कहते हैं के, दूसरे वाले को एल, तीसरे वाले को एम और चौथे वाले को एन कोष कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा भी मैंने आपको बताया। अगर मैं इन्हीं कोष में उपकोष के बारे में बात करूं तो दूसरे में होता है एस और पी, तीसरे में होता था एस, पी और डी, और चौथे में होता था एस, पी, डी और एफ। ये कोष है और ये उसमें उपस्थित उपकोष है। अब इन उपकोष का नाम अगर बोलें तो पहले कोष में है इसलिए यहां पर क्या लिखते हैं 1, दूसरे में है इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे 2, तीसरे में है इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे 3 और चौथे में है इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे 4। देख लीजिए, कोष और उपकोष की जानकारी जो मैंने आपको बता दी है फिर से बता रहा हूं। वीडियोज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर एक ही चीज को बार बार रिपीट करके बताते रहते हैं, जबकि हमको समझ में आ गया है। एक बात तो यह है कि इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में मुझे नहीं पता है कि आपको समझ में आ गया है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बच्चों के चेहरे बताते हैं, उनके हाव भाव बताते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका क्या रिएक्शन आ रहा है। यहां पर ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है, कंपटीशन एग्जाम है, इसको पास करने के लिए कंटेंट होने के साथ साथ उसको कितनी बार रिवाइज करें ताकि अच्छे से याद हो जाए। और मेरे पढ़ाने का तरीका गन्ने के जूस निकालने के तरीके जैसा है। एक बार गन्ना डाला, जूस निकल गया, दोबारा फिर से डाला, फिर निकल गया, और आखिरी में नींबू फंसा के डाला, बहुत अच्छे से निकल गया। बहुत चीजों को पहले सिस्टमेटिक और बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर थोड़ी टफ चीजों को उन्हीं बेसिक चीजों के साथ जोड़ के बताऊंगा, और आखिर में मैं आपको कोई भी टफ चीज बता दूं, कितनी ही लेवल की बता दूं, आपको आसानी से समझ में आएगी। कोष और उपकोष। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्या क्रम रहेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे इसका भी मैंने आपको बताया। पहले 1s, फिर उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p और 4s, और मैंने आपको लिखाया भी था।
1s 2s 2p 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s, और उसके बाद आएगा 3d। ये देख लीजिए, फिर 4p। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन भरने का। लेकिन एक चीज यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो, पहले पहले कोष में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में, फिर तीसरे में, और फिर चौथे में जाने चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, 3s में गए, 3p में गए, अब 3d में नहीं जाकर 4s में जा रहे हैं। ये देखिए, 4s में, फिर उसके बाद 3d में। जबकि कोष पहले कौन सा आ रहा है, तीसरा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन पहले 4s में, उसके बाद 3d में। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है, उसको कुछ वैज्ञानिकों ने नियमानुसार बताया है। उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। उससे पहले मैंने आपको कोष और उपकोष की जानकारी दी है, ताकि मैं कोई सेंटेंस बोलूं तो आपको आसानी से समझ में आए। चलिए देखते हैं। एक वैज्ञानिक है, पहले मैं बता दूं, तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास से संबंधित नियम। तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास से या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित नियम, जिसमें पहला नियम है ऑफ-बाउ का नियम। देखिए, ऑफ-बाउ का नियम क्या नियम है ये? अभी मैं आपको ये नियम जैसे ही लिखूंगा, तो जो बेसिक जानकारियां मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिए, क्या कहता है ये, इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे, या निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे। ये नियम है। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पहले 3d में नहीं जाकर इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों गए हैं, इसका कारण यही है, ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ का नियम ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर में जाएंगे। तो फिर आप कह रहे होंगे कि सर, ऊर्जा स्तर का क्रम बताइए। तो जो क्रम मैंने आपको बताया है, वही ऊर्जा स्तर का क्रम है। सबसे कम ऊर्जा, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर 4s, और फिर 3d। ये ऊर्जा का क्रम। तो पहला जवाब तो ये हो गया कि सर, 4s कक्षक की ऊर्जा 3d से कम होती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर में जाएगा, और फिर उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। इसी बात को अच्छे से समझाने के लिए आपको ऑफ-बाउ का नियम भी बहुत क्लियरिटी के साथ आना चाहिए। देख लीजिए, ऑफ-बाउ का नियम, इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा और उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में, इसलिए पहले 4s में जाता है, उसके बाद 3d में। सर, ये ऊर्जा का स्तर आपने हमको लिखवा तो दिया, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? इसका भी अगर कोई नियम हो तो वो भी बता दीजिए।
आप भाऊ ने तो ये बता दिया कि पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा फिर उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, लेकिन ये निम्न और उच्च का पता कैसे लगे? और हमारा फोकस इसी पर रखेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो उसकी उपयोगिता भी हो। देखिए, तो इस ऊर्जा स्तर का पता या ऊर्जा स्तर को ज्ञात करने के लिए एक नियम है, और ये कौन सा नियम है? वो नियम है N+L का नियम। देखिए, N+L का नियम क्या कहता है? ये N+L का नियम, आपके पास कोई कक्षक है A, उसके बाद आपके पास कोई दूसरा कक्षक है B, इस A कक्षक के लिए आप N+L का मान निकालिए, B कक्षक के लिए N+L का मान निकालिए, और जिसके लिए N+L का मान ज्यादा है वही उसी का ऊर्जा का मान ज्यादा है, और जिसके लिए कम है उसका ऊर्जा स्तर कम होगा। नीचे तीर का मतलब कम। N और L, अब ये L का मान उपकोष के लिए फिक्स होता है। देखिए, S उपकोष के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। देख लीजिए, अब जिन दो कक्षों की हम बात कर रहे थे, एक था 4s और एक था 3d। n का मान तो जो संख्या लिखी हुई है वही है, तो 4s के लिए अगर N+L का मान निकालेंगे तो n का मान 4 और s के लिए l का मान क्या है ये लिखा हुआ 0, तो N+L का मान कितना आ गया? 4। 3d के लिए निकालेंगे तो n का मान 3 और d के लिए l का मान 2, तो कुल कितना आ गया? 5। 5 4 से ज्यादा है, इसलिए निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा हो गया? 4s, और उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा हो गया? 3d। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे? 4s में, उसके बाद किस में भरे जाएंगे? 3d में। जैसे ही हम उपकोष के बारे में पढ़े, फिर मैंने आपको एरो लगाकर इलेक्ट्रॉन विन्यास भरना सिखाया, उसी समय दिमाग में कंफ्यूजन आ जाना चाहिए था, दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए था कि सर 3d से पहले 4s में क्यों गया? विज्ञान पढ़ने और समझने का यही मतलब है। अगर आप लॉजिकली नहीं सोचेंगे, जैसे हमारी परिस्थिति ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रक के नीचे आके मर गया तो हम कहेंगे कि उसका समय हो गया था, भगवान ने उसको बुला लिया था। और अगर वही व्यक्ति दोनों पहियों के बीच में आकर बच जाए तो हम कहेंगे कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। लेकिन वैज्ञानिक सोच रखने वालों ने जितने एक्सीडेंट हुए उनका एनालिसिस किया और देखा कि ज्यादातर लोग जिनको सिर में चोट आई है वो मर रहे हैं, बाकी लोग इलाज से सुरक्षित हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज बनाई जाए जो सिर में लगाएं तो एक्सीडेंट के दौरान मौत होने की संभावनाएं कम हो, और हेलमेट का आविष्कार हुआ। जब हमने देखा कि पहले 3D में नहीं जाकर 4S में आ रहा है, तो फिर हमें आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो उसका जवाब आबाऊ ने दिया कि ऊर्जा स्तर के कारण। फिर ये ऊर्जा स्तर कैसे पता करें, तो उसका जवाब N+L नियम से, और L का मान चारों उपकोष के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। S के लिए 0,
P के लिए 1 और D के लिए 2 और F के लिए 3। देखिए एक बात और बता देता हूं, मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि थ्री डी और 4P में किसका ऊर्जा स्तर ज्यादा है। देखिए N+L नियम से N+L, यहां भी N+L, N का मान कितना है 3, D के लिए L का मान 2, N का मान कितना है 4 और P के लिए L का मान कितना है 1। इसका टोटल भी कितना आ गया 5, इसका टोटल भी कितना आ गया 5। कि सर क्या दोनों का ऊर्जा स्तर बराबर है। N+L नियम तो यही कहता है। ऐसी परिस्थिति में आपको यह ध्यान में रखना है, पहले N+L का नियम लगाएं, अगर संख्या में अंतर है तो आपको निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर का पता लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है तब आपको देखना है कि अगर N+L का मान समान है तो फिर N का मान देखना है, और जिसके लिए N का मान कम है उसकी ऊर्जा कम होगी। तो पहले 3D में, उसके बाद 4P में। N+L का नियम क्या कहता है, किसी कक्षक के लिए N+L का मान कम है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर वाला है। लेकिन अगर दोनों कक्षकों के लिए N+L का मान समान है तो फिर केवल N का मान देखेंगे, और जिसके लिए N का मान कम है वो निम्न ऊर्जा स्तर वाला, और जिसके लिए ज्यादा है वो उच्च ऊर्जा स्तर वाला। आप बाउ का नियम और N+L का नियम आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया है। देख लीजिए इसको। आगे देखते हैं। उसके बाद एक और बात है, समझिए। आपके पास ऑक्सीजन परमाणु है, मैंने ये लिखा कि इस ऑक्सीजन परमाणु का 8वां इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में होगा। देखिए ऑक्सीजन जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और इस ऑक्सीजन का 8वां इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में होगा ये हमें पता करना है। देखते हैं, अगर के एल और एम से निकालें तो पहले में 2 और दूसरे में 6, तो पहले 1s2, 2s2 और 2p4। एस के लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि एस में एक ही कक्षक होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक दूसरे के विपरीत चक्रण वाले। मेन बात है कि ये जो पी कक्षक है इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन भरने। अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक तरीका यह है कि 2 इसमें भर दिए जाएं और 2 इसमें भर दिए जाएं, और अगर मान लीजिए इसको पी एक्स, इसको पी वाई और इसको पी जेड, तो अगर इस तरीके से भरा जाए तो 8वां इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में होगा, पी वाई कक्षक में। ध्यान से समझिए। लेकिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं इसका भी एक नियम है, और वो नियम अभी मैं आपको बता दूंगा। इस नियम का नाम है हुंड का बहुलकता का नियम।
हुंड्स रूल। और ये बहुलकता का नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी उपकोष में एक से ज्यादा कक्षक हैं तो ऐसे पहले कोई पूरा भरते नहीं चले। एक बार पहले आप सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरें। सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरें। जब पूरे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए फिर आप पेयरिंग शुरू करें, युग्मन शुरू करें। तो चौथा इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? px में। और सही तरीका यही है, ये गलत तरीका है। अगर आपने इस तरीके से भर दिया तो ऑक्सीजन में 8वां इलेक्ट्रॉन py कक्षक में दिखाएगा, जो गलत है। नियम यह कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हो पहले एक एक सब में भर लो, फिर अगर एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो फिर युग्मन शुरू करें। हुंड की बहुलकता का नियम यही कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरें। जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे भर चुके हैं तब युग्मन प्रारंभ होगा। तो सही तरीका यह है। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे ये कौन बताएगा? हुंड की बहुलकता का नियम। देख लीजिए, आगे चलते हैं। तो क्या नियम है? हुंड्स रूल, हुंड की बहुलकता का नियम। और ये नियम क्या कहता है? पहले इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में एक एक भरे जाएंगे। उसके बाद युग्मन प्रारंभ होगा। यही हुंड का बहुलकता का नियम। देख लीजिए, मान लीजिए आपको फ्लोरीन के लिए भरने के लिए कहा जाए तो हम यही करेंगे 1s2 2s2 और 2p5। तो कैसे भरेंगे? 1s एक ही है, 2s में भी एक ही कक्षक है। जब 2p भरने की बात आएगी तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो कैसे भरेंगे? पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद युग्मन प्रारंभ होगा। और ये बेस्ट तरीका है, सही तरीका है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास और उससे संबंधित जुड़े हुए अफबाउ का नियम, N+L का नियम और हुंड की बहुलकता का नियम अच्छे से समझा दिया है।